हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 16, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। अब इस पूरे बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपको मिलने वाला है, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ ही में जितने पीवाईक्यूज है उनका डिस्कशन यहाँ पे होगा। साथ ही में जितने पीवाईक्यूज है वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जितना भी आपका सिलेबस रहेगा उसको कैसे हम करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो और रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आपकी डेली क्लासेस होती हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। साथ ही में सभी सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर यहाँ पर होते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहता है, साथ ही में सभी पीवाईक्यूज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ये सभी होते हैं, और कंटेंट आपका बायलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी जीके, आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, आपको जो ये पूरा बैच है वो वहाँ पर मिल जाएगा, एंड वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत निम्न में से कौन पंचायतों द्वारा लेखा जोखा रखने के लिए प्रावधान कर सकता है? तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 243 जे की, तो इसके तहत राज्य विधानमंडल को पंचायतों के द्वारा खातों के रखरखाव के बारे में जो प्रावधान है उसे करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। और कई बार मैं पंचायत के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर हम बात करते हैं पंचायत की, तो ये आपको भाग नंबर 9 में देखने के लिए मिलेगा इसका पूरा प्रावधान। और अगर हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की बात करें, तो 243 से लेकर 243 ओ ये बात करता है पंचायतों को लेकर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से संविधान संशोधन से आया था, तो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में, जिसके तहत में हमारे संविधान में पंचायतों का प्रावधान दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं, पहला तो ये कि पंचायत का प्रावधान आपको भाग नंबर 9 में मिलेगा। अगर हम आर्टिकल की बात करें, तो 243 से लेकर 243 ओ तक ये पूरा प्रोविजन पंचायत का ही है। और अगर हम बात करें किस अमेंडमेंट के थ्रू ये आता है, तो आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है 243 जे, जिसमें राज्य विधानमंडल पंचायतों को मतलब पंचायतों द्वारा लेखा जोखा रखने के लिए प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्न में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 4 और भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में यहाँ पे संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति का अधिकार, ये पहले हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है जिसके बाद में ये जो पूरा हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको एक तरीके से संवैधानिक अधिकार यहाँ पे बना दिया जाता है। और इसका प्रोविजन आपको अनुच्छेद नंबर 300 ए में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये संविधान संशोधन था 44वें नंबर का, जो कि हुआ था 1978 में, जिसमें क्या हुआ था, ये पूरा प्रोविजन कट के कहाँ चला गया था, भाग नंबर 12 में और अध्याय 4 में। तो यहाँ पे चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है 300 ए, भाग कौन सा होगा, भाग नंबर 12। और राइट कौन सा है, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब ये एक संवैधानिक अधिकार या फिर आप कह सकते हो एक कानूनी अधिकार यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, केदारनाथ की जो स्थापना है उससे जुड़ा जो केदारकंठ पर्वत है वो किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं केदारनाथ की स्थापना, तो सबसे पहले बात करें केदारनाथ की स्थापना पे जो यहाँ पे पर्वत जुड़ा हुआ है जिसका नाम है केदारकंठ पर्वत, उसका जो उद्गम स्थल है वो आता है टोंस नदी पर, जो कि एक यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें आपने जो रिवर का नाम ध्यान रखना है उसका नाम है टोंस नदी। और केदारनाथ पर्वत की बात कर रहे हैं, तो केदारनाथ पर्वत के पास से ही जो यमुना नदी है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी यहाँ से गुजरती है जिसका नाम है टोंस नदी। ठीक है, और इसी पे ही जो ये केदारकंठ पर्वत है ये है, जो कि एक तरीके से इसी जो नदी प्रणाली है टोंस नदी प्रणाली, इसी से वो जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब जल ग्रहण करता है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो केदारनाथ की स्थापना से एक पर्वत जुड़ा है जिसका नाम है केदारकंठ, और जो हम यहाँ पे बात करते हैं रिवर की वो है टोंस नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। अब कमेंट करके आप लोगों को ये बताना है कि जो ये केदारनाथ है ये कहाँ पर है? हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ ये सब सुने हैं। तो आप लोगों ने केदारनाथ ये कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून और एक नामित रामसर स्थल है? तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील है, तो आर्द्र भूमि की हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी चिलिका लेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और चिलिका लेक ये है कहाँ पर, कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं। तो चिलिका लेक आपको उड़ीसा राज्य में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? चिलिका लेक ही होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पूरी लेक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके अलावा इसको रामसर स्थल की सूची में 1981 यानी कि 1981 में शामिल किया गया था। और अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास हमारे भारत में कुल मिला के 94 रामसर स्थल है, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ था। कौन सा? जो गोगाभील झील है बिहार की, उसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत सरकार के द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति 1991 के 3 मुख्य आयामों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अगर हम बेसिक ब्रांच की बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, हमने 1991 में 3 रिफॉर्म्स को पढ़ा था जिसमें हमने देखा था एलपीजी, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें अर्बनाइजेशन नहीं आता है, तो वही आपसे पूछा हुआ है कि एलपीजी जो कि 1991 में होते हैं, तो एलपीजी ये तीनों ध्यान रखने हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? शहरीकरण इसमें नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, छेरछेरा त्योहार ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम छेरछेरा फेस्टिवल की बात करें, तो ये मुख्य तौर से जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर ये मनाया जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक पर्व है जो कि पौष पूर्णिमा जो होती है उसके मतलब उसमें मनाते हैं इसको। ठीक है, जो पूर्णिमा होती है तभी मनाया जाता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है। और ये जो पूरा त्योहार है वो खासकर धान की फसल की कटाई और खलियान में आ जाने के बाद मनाया जाता है। तो छेरछेरा त्योहार कहाँ से? ये है छत्तीसगढ़ से। तो सी से आप भी इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट एक और फेस्टिवल है छेरछेरा फेस्टिवल, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, बांस नृत्य के नाम से प्रसिद्ध चेराओ ये किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो अगर हम चेराओ डांस की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही फेमस एक बैम्बू डांस के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चेराओ डांस कहें या फिर आप बैम्बू डांस कहें, तो ये आपको जो मिजोरम राज्य है वहाँ का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, और ये जो मिजोरम है उसके सबसे पुराने नृत्यों में से एक है, और इसे उत्सव या फिर जब भी कोई खास मौका होता है तब इसको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो मिजोरम स्टेट का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
बौद्ध धर्म की दूसरी परिषद का आयोजन कालाशोक ने किया था, वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो अगर हम कालाशोक की बात करें तो इनका संबंध आता है शिशुनाग डायनेस्टी से, यानी कि शिशुनाग वंश से। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल्स यहाँ पर होती है और उसी में से जो दूसरी काउंसिल थी उसका आयोजन कालाशोक ने किया था और जिनका संबंध शिशुनाग डायनेस्टी से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है? और जो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उनका वेन्यू, उनके चेयरमैन, डायनेस्टी, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बारी मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो अगर हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, तो पहली वाली जो हुई थी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये 483 के अराउंड 483, 486 बीसी के अराउंड ये होती है। इसमें जो पैट्रॉन थे वो थे अजातशत्रु, जिनकी डायनेस्टी थी यहाँ पे हर्यंका, ठीक है? और वेन्यू क्या था? वेन्यू था राजगृह और चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। तो ये कई बार पूछते हैं कि पैट्रॉन किसने किया था, टाइम क्या था, वेन्यू क्या था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसके लिए मैं एक ट्रिक भी आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगी, तो आप ट्रिक के साथ भी इनको याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये अराउंड 383, 386 बीसी के अराउंड हुई थी, जिसमें काला अशोक ने क्या किया था? यहाँ पे पैट्रॉन किया था और इनकी डायनेस्टी कौन-सी थी? शिशुनाग डायनेस्टी। और इसका वेन्यू की बात करें कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। पहली हुई है राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में। फिर आती है तीसरे नंबर की, जो होती है 250 बीसी में। इसको पैट्रॉन किया था अशोक ने। अशोक वही जो कि बिलॉन्ग करते थे मौर्यन डायनेस्टी से। और इसके वेन्यू की बात करें तो फिर वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो पहली वाली राजगृह, फिर होती है वैशाली, फिर होती है पाटलिपुत्र। और उसके बाद अगर हम फोर्थ वन की बात करते हैं तो ये 72 यानी कि 72 एडी के अराउंड 72 से 98, क्योंकि डेट में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है? लेकिन वेन्यू, पैट्रॉन, डायनेस्टी वो तो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो फोर्थ वाले की बात करते हैं तो उस समय कनिष्क ने उसका आयोजन किया था। कनिष्क वही जो कि बिलॉन्ग करते थे कुषाण डायनेस्टी से। और इस समय जो वेन्यू था, जो जगह थी वो कौन-सी थी? वो थी कुंडलवन कश्मीर, ठीक है? तो फिर से बता दूँ, पहली वाली हुई थी राजगृह में, फिर हुई थी वैशाली में, फिर होती है पाटलिपुत्र में और फिर होती है कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर आपके लिए, हैंगिंग वैली की जो भू आकृति है वो निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो अगर हम बात करते हैं हैंगिंग वैली की, या फिर जिसको हम लटकती घाटी के नाम से भी समझ सकते हैं हिंदी में, तो ये हिमनदीय अपरदन है, उससे संबंधित है, यानी कि ग्लेशियर जब भी क्या होता है, मेल्ट होता है, उसका इरोजन होता है, तो यहाँ से पानी की एक धारा निकलती है, जैसे ये ग्लेशियर था पिघला और यहाँ से पानी की धारा निकली, ठीक है? तो इसी को ही हम यहाँ पे हैंगिंग वैली, क्योंकि लटकती हुई वैली यहाँ पर हो जाएगी ना, तो इसी को ही हम यहाँ पे हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। और ये तब बनती है जब एक छोटी सहायक हिमनदी की घाटी एक गहरी मुख्य हिमनदी घाटी से मिलती है, ठीक है? तो जैसे ये मेन वैली थी यहाँ पे और ये इधर से साइड से वैली आके यहाँ पर मिल गई, तो ये क्या होगी? ये यहाँ पे लटकती हुई वैली के नाम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो अगर हम सूरी वंश के संस्थापक की बात करते हैं शेर शाह सूरी की, तो इनका मूल नाम था फरीद खान, ठीक है? तो फरीद खान इनका मूल नाम था या फिर बचपन का नाम था। और उन्हें ये जो पूरा टाइटल था, ये जो पूरा नाम था शेर शाह वाला, ये उन्होंने शेर को मारने के बाद में बिहार के जो राज्यपाल हुआ करते थे बहार खान लोहानी, उनके द्वारा ही शेर खान की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। तो शेर शाह सूरी, फरीद खान सूरी वंश के संस्थापक थे। और आपने इनके साथ में जो युद्ध थे हुमायूं ने लड़े थे, वो भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। और इनकी जो कब्र है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? वो आपको सासाराम में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 1567 में अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद में निम्न में से किसे चित्तौड़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो चित्तौड़ के राज्यपाल की बात करें जो नियुक्त किए गए थे बाय दी अकबर, तो ये हुए थे आसफ खां, ठीक है? तो आसफ खां का नाम ध्यान रखना है। ये जो है चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद में चित्तौड़ के राज्यपाल के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। तो आसफ खां का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान का हकदार नहीं था? तो अगर हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इनमें से कौन सा वर्ण, 4 वर्ण हुआ करते थे जिसमें कि अगर हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनमें से जो क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण थे, जो वैश्यास थे,
ठीक है? इन लोगों को उपनयन संस्कार की जो है यहाँ पे अनुमति दी जाती थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो शूद्र लोग हुआ करते थे, शूद्र वर्ण हुआ करता था, उन लोगों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर हम इस उपनयन संस्कार की बात करते हैं तो ये एक तरीके से वैदिक समाज में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जिसमें कि अनिवार्य रूप से एक युवा पुरुष को औपचारिक शिक्षा और ज्ञान के जीवन में पवित्र धागा प्रदान करके दीक्षा प्रदान करना था। ठीक है? तो ये पूरा अधिकार शूद्र को नहीं था, ये सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य इन लोगों को ही दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? तो अगर हम सुंग वंश की बात करते हैं तो उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते थे कौन? इनका नाम है पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ही सुंग वंश के संस्थापक थे जिन्होंने की अंतिम मौर्य सम्राट जिनका नाम था वहद्रथ, उनकी हत्या करके ये पूरा साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया था। जब भी आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आप क्रोनोलॉजी को नोटिस करोगे कि जो भी किसी वंश का अंतिम शासक, अंतिम रूलर हुआ करता था, उसकी हत्या उसे कहीं कोई मंत्री या कोई करके, मतलब लास्ट वाले रूलर को मार के वो फिर अगला यहाँ पे वंश स्थापित करता था। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था वहद्रथ, तो उसी की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र सुंग ने। और पुष्यमित्र सुंग की बात करें, ये मौर्य साम्राज्य में एक सेनापति हुआ करता था। तो देखिए, सेनापति था उसी साम्राज्य में और उसी साम्राज्य के आखिरी मौर्य सम्राट को मारकर उसने अलग से पुष्यमित्र सुंग की स्थापना कर दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चिट्टगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किया था? तो डायरेक्टली कई बार ये भी पूछते हैं कि जो भारत में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उसमें नाम सामने आता है सूर्य सेन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इन्हीं को ही हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई है। और ये जो पूरा चिट्टगांव शस्त्रागार छापा था, वो साल 1930 में अप्रैल की घटना है, तब ये किया गया था। ठीक है? और इसमें बेसिकली जो सशस्त्र समूह है ना, उनके द्वारा ब्रिटिश शस्त्रागार पर छापे की घटना थी, जिसे चिट्टगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो इसमें सूर्य सेन या फिर मास्टर दा, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो गणगौर की बात करते हैं तो राजस्थान का एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एक प्रसिद्ध त्योहार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राजस्थान में ही मनता है, इसके अलावा इसके आसपास के स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वहां पर भी किसी किसी जगह पर गणगौर जो है वो मनाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये पूरा त्योहार भगवान शिव, जो कि गण के नाम से काफ़ी जाने जाते हैं, साथ ही में जो देवी पार्वती जी हैं यानी कि गौरी, तो गौरी माँ और गण यानी कि शिव जी, उनको समर्पित है। और पूरे राजस्थान में काफ़ी हर्षोल्लास से इस पूरे त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, इसको लिखा है जयराम रमेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जयराम रमेश। और ये पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनकी कैसा नेचर था, उनका पर्यावरण के प्रति उनका क्या मतलब लगाव था, क्या उनका जुड़ाव था, उसके बारे में बात इसमें की गई है। तो 2017 में जयराम रमेश जी ने इस पूरी बुक को यहाँ पे पब्लिश किया था जिसका नाम था इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व निमोनिया दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस की बात करें तो ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। जब भी आप कोई डे पढ़ते हो ना तो उसकी जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके रिगार्डिंग उससे पहले आपको सभी डेज की जो थीम है उसको एक बारी गो थ्रू करना है। ठीक है? तो विश्व निमोनिया दिवस की बात करें, हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। और इसमें कैसे निमोनिया को आप उसके बारे में जागरूकता को बढ़ा सकते हो, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो निमोनिया दिवस विश्व में 12 नवंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी,
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक की बात करें, अभी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो बुकर प्राइज़ मिला है उसमें इस बुक को शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया गया था और इस बुक की राइटर है कौन? किरण देसाई यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस बार जो बुकर प्राइज़ मिला हुआ है 2025 का वो किसको मिला है? वो मिला है डेविड ज़ैले को उनके नॉवल फ्लैश के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये मिला है बानो मुश्ताक को, दीपा बश्ती के साथ में मिलकर इन्होंने इनका एक कन्नड़ा नॉवल था जिसका नाम था हार्ट लैम्प, उसके लिए इनको मिला है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा बश्ती ने। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी तो इसको लिखा है किसने? ये लिखा है यहाँ पे किरण देसाई ने, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा सूर्य के प्रकाश मंडल से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा का लघु विस्फोट है, उसको क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है अराइजिंग फ्रॉम द सन्स फोटोस्फीयर, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पे कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है यानी कि सोलर या फिर सौर ज्वलय के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के लघु विस्फोट को सौर ज्वाला या फिर सोलर फ्लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं और ये सूर्य के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के टूटने के कारण या फिर से जुड़ने के कारण यहाँ पर ये बनता है, ठीक है? तो इसमें आपने सोलर फ्लेयर को ध्यान रखना है और इसमें क्या होता है ये या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अत्यधिक एनर्जी इसमें बाहर निकलती है और ये अगर ऐसा हो कि चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी रेखा टूट जाती है या फिर से जुड़ जाती है तो उस कंडीशन में काफ़ी स्पार्क होता है जिसको हम सोलर फ्लेयर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उसमें नाम शामिल है अरावली का यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अरावली की बात करते हैं तो ये विश्व भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये दुनिया की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है उनमें से एक है। तो इंडिया की तो सबसे पुरानी ही है। नाम क्या है? अरावली, ठीक है? अरावली और ये आपको इसका जो पूरा फैलाव है ना वो आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन सब जगह पर देखने के लिए मिलेगा और इसी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट चोटी है या फिर ये जो अरावली है इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन तिरुवरुर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर ये किस प्रकार की पेंटिंग्स यहाँ पे पाई जाती है? तो अगर हम इन मंदिरों की बात करें तो इन पर बेसिकली जो भित्ति चित्र होते हैं यानी कि जो मुराल पेंटिंग्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है और जिन्हें अगर हम मुख्य रूप से फ्रेस्को तकनीक के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है और ये काफी प्रचलित हुआ करती थी पहले भित्ति चित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता था कि जो भी दीवार होती थी ना उसपे लाइक जितने भी भगवान थे, किसी की जीवन कथा थी, उसको यहाँ पे पूरा डिपिक्ट किया जाता है। तो उसी को ही मुराल पेंटिंग्स यहाँ पे कहते हैं और अजंता की गुफाओं में जो काफ़ी हद तक जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है, उसी के बारे में चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो उसमें उनकी जो भी जीवन के दृश्य हैं, उनकी कथाएँ हैं, उनके बारे में इन पूरी दीवारों पे मेंशन किया गया अजंता की गुफाओं में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मुराल पेंटिंग्स या फिर भित्ति चित्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल ये सिचुएटेड है? तो कई बार मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जो कोणार्क टेम्पल है उसी को ही हम सन टेम्पल के नाम से जानते हैं जो कि आपको उड़ीसा के पुरी जिले में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। उड़ीसा यानी कि जो उड़ीसा है वहीं पर ही पूरी डिस्ट्रिक्ट में आपको सन टेम्पल ये देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि कब बना था, तो लगभग 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव है, प्रथम उनके द्वारा इसको बनाया गया था और अभी हाल-फिलहाल में न्यूज़ में था क्योंकि जो सूर्य मंदिर है यानी कि जो कोणार्क सन टेम्पल है, इसी के अंदर एक मंडप है जिसका नाम है नट मंडप, उसको अभी टूरिस्ट के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि वीर नरसिम्हा प्राचीन भारत में किस राजवंश का शासक हुआ करता था? तो अगर हम बात करते हैं वीर नरसिम्हा की तो ये तुलुव राजवंश के शासक हुआ करते थे। तो उसमें तुलुवा डायनेस्टी यानी कि ऑप्शन ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जिन्होंने 1505 से लेके 1509 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था
और उन्होंने तुलु राजवंश के अंतिम शासक इम्माडी नरसिम्हा की हत्या करके यहाँ पे तुलु वंश की स्थापना करी थी। तो वही सेम पैटर्न कि पहले वाले जो राजवंश थे उसके आखिरी शासक को मार के फिर नया शासन यहाँ पे स्थापित करना, ठीक है? तो सेम चीजें होती थी। तो वैसे ही वीर नरसिम्हा ने प्राचीन भारत में तुलुव राजवंश के इनके ये शासक थे और इन्होंने यहाँ पे जो सुलु वंश थे उनके अंतिम शासक की हत्या करके इस पूरी डायनेस्टी की स्थापना यहाँ पे करी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस शेल का उपयोग करके विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश इसको विद्युत में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखते हैं। और फोटोवोल्टिक सेल को ही कई बार हम लोग यहाँ पे सोलर सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम होता है सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट करना। तो विद्युत एनर्जी में परिवर्तित होता है सूर्य का प्रकाश, तो उसी को ही हम फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी तो इनमें से कौन सी हुआ करती थी? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि श्रावस्ती। तो उत्तर कौशल जनपद की राजधानी ये हुआ करती थी श्रावस्ती, और बाद में जो राजा प्रसन्नजीत थे उन्होंने इस नगरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो अगर आपसे पूछे कौशल जनपद की राजधानी तो ये हुआ करती थी श्रावस्ती। कुल मिला के प्राचीन समय में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें से एक हुआ करता था कौशल और उसी की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। ठीक है, आप मैप में कौशल के लोकेशन देख सकते हो, ये है कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना रहेगा, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। साथ ही में अगर आपको प्रिंटेड बुक्स को मंगवाना है अपने घर पर तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravyaditipublication.com पे। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए या पढ़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। एंड साथ ही में सभी वीडियोस को हिंदी जो में आती हैं उसको इंग्लिश में देखने के लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। तो वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा निम्नलिखित में से किसे प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? तो अगर हम यूनिट ऑफ नेचर की बात करते हैं एक फंक्शनल यूनिट, तो उसमें नाम आता है किसका? इकोसिस्टम का, जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक तरीके से कार्यात्मक इकाई होती है हमारे पूरे नेचर की। तो उसमें इकोसिस्टम का नाम आपने ध्यान रखना है। और इकोसिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है? तो ये एक हमारे आसपास का जो पूरा बायोटिक अबायोटिक यानी कि जो जैव अजैव इन सब घटकों से जो पूरा एक यहाँ पे सिस्टम बनता है उसी को ही इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जीवित जीव जो जैविक घटक होते हैं, साथ ही में जो हमारे आसपास का भौतिक वातावरण होता है यानी कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको साथ में संपर्क में लाके जो इकोसिस्टम बनता है उसी को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से यहाँ पर जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 1307 से लेकर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो अगर हम बात करते हैं कि पहला अभियान 1307 से लेकर 1308 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बेसिकली देवगिरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का पहला अभियान था, यहाँ पे दक्षिणी अभियान पहला था, देवगिरी में हुआ था 1307 से लेके 1308 में। और इस अभियान का नेतृत्व किया था उनके सेनापति मलिक काफूर ने। तो ये इनके जो मलिक काफूर है ना, उनका नाम भी कई बार पूछते हैं। तो क्षेत्र है देवगिरी जो कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र में है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो नेतृत्व किया था वो किया था मलिक काफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड बाय द स्टेट? तो ये कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है? तो ये आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर
या फिर अनुच्छेद नंबर 28 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 28 या फिर आर्टिकल 28 ये बात करता है राज्य के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे संस्थान जो पूरी तरह से राज्य से पैसे मतलब राज्य के पैसे से चलते हैं, वहाँ कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ये सुनिश्चित करता है कि राज्य वित्त पोषित संस्थान धर्मनिरपेक्ष बने रहे और किसी भी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर बात करें कि ओडिशी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम की निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं ओडिशी नृत्य नृत्य संस्थान जिसका नाम है नृत्यग्राम, तो ये कर्नाटक में आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं कि ओडिशी है तो माइट भी पॉसिबल कि उड़ीसा में होगा, बट नहीं, ये आपको पूरा जो संस्थान है वो आपको बेंगलुरु में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेंगलुरु के पास में जो हेसरघट्टा झील है ना, वहां पर आपको ये पूरा संस्थान देखने के लिए मिलेगा। और इसकी संस्थापना 1990 के दौरान में की गई थी। तो नृत्य ग्राम करके जगह है कर्नाटक में, वहीं पर ही आपको ओडिशी नृत्य संस्थान ये देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। तो बात कर रहे हैं 2016 की। तो 2016 में कंचनजंगा को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और ये भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है जिसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व के लिए मान्यता दी गई है। कब जोड़ा गया था? 2016 में। और कहाँ पर है ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपको सिक्किम राज्य में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम करंट अफेयर से रिलेट इसको करें, तो करंट अफेयर में अभी इसको IUCN ने इसको गुड की रेटिंग यहाँ पे दी है। तो करंट का क्वेश्चन था, माइट बी पॉसिबल आ जाए। और अगर आपसे पूछे कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, GEO का पूरा नाम क्या है? यानी कि जो GEO है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो GEO की फुल फॉर्म होती है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसको हिंदी में कहते हैं भूस्थिर पृथ्वी कक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन ये किस वर्ष में किया था? तो आप लोगों को याद होगा तारीख 6 जून 1966, इसी दिन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उनने भारतीय रुपये का अवमूल्यन यानी कि उसको डिवैल्यू यहाँ पे किया था। तो इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये अगर हम बात करते हैं कि ये कदम उठाया क्यों गया था, तो काफ़ी गंभीर आर्थिक संकट के कारण इसको यहाँ पे उठाया गया था और इसके तहत में रुपए को 4.76 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर से घटाकर 7.50 रुपये अमेरिकी डॉलर यहाँ पे कर दिया गया था। और इसमें डेट की बात करें तो ये 6 जून 1966, ये डेट आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर पर्वतों का स्थान सही है? मतलब किस महाद्वीप पर कौन सा पर्वत है, उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे जो मैच है वो यहाँ पे सही होगा। तो अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में अल्पास, तो क्या ये सही है? तो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा बात करें कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी, यूरोप में एटलस और एशिया में एंडीज, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एंडीज की, तो ये पूरा एंडीज पर्वतमाला आपको एशिया में नहीं मिलती है, ये आपको साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हुआ। फिर आपसे पूछा यूरोप, तो यूरोप में एटलस तो नहीं, एटलस आपको अफ्रीका में मिलेगा ना कि यूरोप में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत हुआ। फिर अगर आपसे पूछे एल्पास, ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एल्पास पर्वत आपको साउथ अमेरिका में नहीं मिलते हैं, ये आपको यूरोप में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो रॉकीज कहाँ पर होगा? नॉर्थ अमेरिका में, तो ये आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे सही पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नीति के तहत में सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया था? तो अगर हम बात करते हैं सतारा को कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप में मिलाया था, तो उस समय पे जो पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई थी उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यवगत का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था, ये उसके द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली थी। तो इसको विलय नीति के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो पूरी नीति थी, ये जो पूरा सिद्धांत था, उसको लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे शुरू किया था।
और इस नीति के तहत में यदि किसी भी देसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी की हो जाती है, तो उस समय क्या होगा कि जो पूरी रियासत होगी वो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है? तो इसी को ही कहा जाता था व्यपगत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसमें जो सबसे पहला जो यहाँ पे शिकार हुआ था ना, उसका नाम था सतारा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि कुरु महाजनपद की राजधानी ये क्या हुआ करती थी? तो अगर हम कुरु साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो उसको राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही, ठीक है? लेकिन बाद में अगर हम बात करें, बाढ़ के कुछ कारण थे जिसके बाद में इस राजधानी को कौशाम्बी में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो कुरु जनपद की राजधानी ये हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रांति मार्क्सवादी जो विचारधारा है उससे सबसे ज्यादा यहाँ पर आधारित थी? तो अगर हम बात करते हैं मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित प्रमुख क्रांति, ये थी रूसी क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है, और ये पूरा रेवोल्यूशन होता है 1917 में। 1917 में ध्यान रखना है, और ये क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, और इसने साम्यवादी जो सिद्धांत है उसके आधार पर एक नए समाज की स्थापना यहाँ पे करी थी। तो मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें, तो उसमें जो क्रांति है वो है रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में यहाँ पर देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं गोलकुंडा जो किला था वो था कहाँ पर? तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो तेलंगाना में ही आपको प्रसिद्ध गोलकुंडा जो किला है वो देखने के लिए मिलेगा, और ये किला हैदराबाद के पश्चिमी हिस्से में जो हुसैन सागर झील है उसके करीब एक ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इसमें आप लोगों को तेलंगाना स्टेट का नाम ध्यान रखना है, और इसका निर्माण काकतीय वंश ने, जो काकतीय राजवंश है, उसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध ये किस वर्ष में लड़ा गया था? तो अगर हम पानीपत के पहले युद्ध की बात करें तो ये 1526 में लड़ा गया था। कुल मिला के 3 पानीपत के युद्ध यहाँ पर हुए हैं, जिसमें पहले की बात करें तो 1526 में होता है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पर आयोजित होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट ये हुआ करता था बादशाह मतलब सॉरी, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय ये थे मुगल सम्राट के अंतिम मतलब अंतिम मुगल सम्राट, मतलब मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है, और इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। और आपने जब 1857 का रिवोल्ट था तब भी आपने इनका नाम काफी सुना होगा। तो नाम है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें नाम है किसका? भगत सिंह का। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी पार्टिसिपेट किया था, नाना साहिब ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो तात्या टोपे थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की, तो इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। इसके अलावा नाना साहिब की बात करें, कानपुर का विद्रोह जो ना कानपुर में जो विद्रोह था 1857 का उसका नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे ये नाना साहिब के ही सेनापति हुआ करते थे। तो इनका संबंध भी कानपुर से ही आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 56 जो की बात करता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस निधि का उपयोग भारत सरकार के द्वारा आपातकाल या फिर आपदा की स्थिति में किया जा सकता है? तो जब भी कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी डिजास्टर हो, तो इनमें से किस फंड का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे यूज करती है? तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है आकस्मिक निधि को या फिर कंटिजेंसी फंड को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस निधि का इस्तेमाल जो है आपातकाल हो या फिर जब भी कोई भी आपदा की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में किया जाता है, और इसका प्रोविजन आपको आर्टिकल नंबर 267 में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
किस वर्ष में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो पहले जो राइट टू वोट था वो 21 ईयर की एज में था, लेकिन बाद में इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति जिसकी जो नाम है उसका वोटर लिस्ट में दर्ज है तो वो यहाँ पे वोट कर सकता है। और ये पूरा प्रोविजन आता है 61वें संवैधानिक संशोधन से, जो कि 1988 में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पूरा संविधान। तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 आयु 21 से घटाकर 18 यहाँ पे कर दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है 1988 वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये हो जाएगी पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो ये आपका पूरा डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगह पर कौन-सा यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पे आपको अरावली सॉरी ये जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपको मिलेगा कहाँ पे? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये दक्कन पठार के आस-पास के एरिया में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी पानी की झील है? तो बात करें कि कौन सी झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील में आप लोगों ने ध्यान रखना है किसके बारे में, यहाँ पर आपको लोकटक झील के बारे में ध्यान रखना है, जो कि आपको मणिपुर में देखने के लिए मिलेगी। तो मणिपुर में स्थित है ये पूरी मीठे पानी की झील, जिसको लोकटक झील के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें आपको जो तैरते हुए फुमडीज काफी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि फुमडीज के लिए प्रसिद्ध जो एक झील है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लोकटक झील, जो कि आपको मणिपुर का जो बिष्णुपुर जिला है उसके इम्फाल शहर में आपको देखने के लिए, मतलब इम्फाल से लगभग, नॉट इम्फाल में नहीं मिलती है, इम्फाल से कुछ दूरी पर आपको ये मिलती है। बट इतना डिटेल में नहीं जाना आपको, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो कौन सी पर्वतमाला है जो अरावली से निकलती है और कच्छ ऑफ रण में ये लुप्त हो जाती है? तो उसमें नाम आता है लूनी रिवर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक इनलैंड रिवर है जो कि कभी ओशन में मिलती ही नहीं है। ये क्या होती है, ये बीच में इस रण में ही लुप्त हो जाती है, तो इसको हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ये किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 2017 में समाप्त होती है और इसकी अवधि थी 2012 से लेके 2017 तक, और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में पहला जो तेल कुआं था वो कहाँ पर खोजा गया था? तो फर्स्ट ऑयल वेल विच इज डिस्कवर्ड इन असम, तो ये आपको असम में जो डिगबोई है वहां पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किसे भारत नियोजन का निर्माता यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग ये कहा जाता है? तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग ये कहे जाता है पीसी महानुबॉलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और उन्होंने भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना उसके लिए एक मॉडल भी विकसित किया था, और काफी फेमस पर्सनालिटी है, और पीसी महानुबॉलिस का नाम आपने ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपने पीसी महानुबॉलिस यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, अपनी क्वेरी भी यहाँ पे कंसर्न उठा सकते हो। एंड इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके अलावा टेस्ट के कुछ क्वेश्चन इनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अनुच्छेद 243 जो जे है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन पंचायतों के द्वारा लेखा जोखा रखने के लिए प्रावधान कर सकता है? तो ये आपने मुझे बताना है। साथ ही में बौद्ध धर्म की दूसरी परिषद का आयोजन ये कालाशोक ने किया था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस राजवंश से संबंधित थे? और तीसरा क्वेश्चन है कि लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका जो भी आंसर होगा आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर। एंड साथ ही में अगर हम बात करते हैं कोई भी वेबसाइट को, कोई भी बुक को आपको परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको विज़िट करना है www.ravititipublication.com पर। साथ ही में पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें इंस्टॉल कर सकते हो, सॉरी फॉलो कर सकते हो www.ravibooks
pdf.com पर एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी जीके पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।